दोस्तों आपका 3 फरवरी को कक्षा 11वीं हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको हिंदी की पूरी तैयारी करा दी है। सभी जो आपके टॉपिक होते हैं, आपको पता हिंदी बहुत सारे टॉपिक हैं। ओके, हमें अगर 80 में 80 स्कोर करना है तो हर टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा। हर टॉपिक को दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। ओके, वस्तुनिष्ठ भी आपको क्रम से कवर करा दिए हैं, क्रम से तैयारी करनी है। तो दोस्तों आपको क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। ओके, ये आपकी फाइनल वीडियो रहने वाली है। सुपर फास्ट डिवीजन टॉप 50 अंतिम 50 क्वेश्चन बताने वाला हूं। ओके, और जिन विद्यार्थियों ने, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कह रहे थे कि सर मैं आपकी सभी वीडियो नहीं दे पाया हूं, ओके, तो आप क्या है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दीजिए। जिन विद्यार्थियों ने क्या अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पूरे साल भर तैयारी की, और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट की है पूरी सीरीज चलाई है, इसको भी तैयार नहीं की। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ये भी नहीं पढ़ा है। तो ऐसे जो सब जितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए यह वीडियो संजीवनी बूटी होने वाली है। जिस प्रकार से आपको पता है कि जब मेघनाथ की शक्ति लग जाती है, लक्ष्मण जी क्या मूर्छित हो जाते हैं, तब क्या है जो हनुमान जी क्या संजीवनी बूटी लाते हैं, तब उन्हें क्या है जीवन मिलता है। किसको? लक्ष्मण जी को। सेम इसी प्रकार से अब आपके लिए ये वीडियो, ये टॉप 50 क्वेश्चन है, संजीवनी बूटी की तरह काम करेंगे। जो विद्यार्थी इन्हें तैयार कर लेता है वो भी क्या है टॉपर बनने के सकता है। ओके, तो आपको टॉपर बनने की उम्मीद नहीं छोड़ना है, अभी भी आपके पास टाइम है। जितना समय बता हुआ ये सब क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ओके, बाकी जिन विद्यार्थियों ने सभी क्वेश्चन तैयार कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए हैं, उनका तो दोस्तों बधाई हो, बहुत बहुत बधाई, आप अभी से क्या है टॉपर बन चुके हैं। ओके, लेकिन अब आपको यहाँ से तो पढ़ तो लिया है पूरे हर टॉपिक, रिवीजन के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी जिन्होंने कुछ नहीं किया वो तो तैयार किया, वो तो ये वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड आपके क्वेश्चन बताने वाला टॉप 50 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें हर टॉपिक के आपको क्या है सिलेक्टेड एकदम कवर किए गए हैं। ओके, तो अंतिम बार एकदम वज्र का प्रहार, और परीक्षा में सफलता उस विद्यार्थी को मिलती है जो मेहनत के पेड़ को क्या ध्यान से पानी देता है। सफलता प्राप्त करनी है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा अगर हमने पूरे साल भर मेहनत नहीं की है तो आप अभी क्या है कुछ दिन जो पेपर का टाइम है इसमें भी पढ़ लेते हैं तो भी मैं आपको टॉपर बना दूंगा। लेकिन आपको अब जो समय बचा उसमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। A to Z दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी इस वीडियो को देखने बाद। बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को देखते ही देखते सभी आपको तैयार कर लीजिएगा, फिर आपको कहीं से भी नहीं पढ़ने पड़ेगा। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत का क्या होता है? उदाहरण देकर समझाना। दृष्टांत का मतलब उदाहरण देकर। जब भी काव्य में हम किसी बात को उदाहरण के माध्यम से समझाएं, उदाहरण देकर समझाएं, तो वहां आपका क्या दृष्टांत अलंकार होता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है कि दृष्टांत का अर्थ क्या होता है? उदाहरण। जब काव्य में किसी वाक्य को उदाहरण देकर समझाया जाता है, अर्थात जब पहले एक बात को कहकर उसकी मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, पहली बात के उदाहरण के रूप में क्या है दूसरी बात कही जाती है, वहां आपको क्या है दृष्टांत अलंकार होता है। ओके, तो बस आपको इतना याद रखना है, दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण, और जब भी काव्य में क्या है उदाहरण देकर समझाया जाता है, ओके, तो वहां आपका दृष्टांत अलंकार होता है। पंगी प्रेम नंदलाल के हमें न भागत जोग, मधुपत राजपत पाई के भीख न मांगत लोग। यानी क्या है, यहाँ गोपियां कहती हैं कि हमें भगवान कृष्ण का में क्या है प्रेम मिल गया है, प्रेम मिल गया है, तो हम क्या है अब योग जैसे योग, यानी योग का मतलब योग या ध्यान का काम क्यों करें? ध्यान योग का काम उन्हें करता है जिन्हें भगवान का कृष्ण का प्रेम नहीं मिलता। ओके, हमें तो मिल चुका है, इसलिए हम योग जैसी छोटी चीजें, ध्यान जैसी छोटी चीजें नहीं करेंगे। ये तो सेम उसी प्रकार से जैसे किसी को राजा बन जाए और वो भीख मांगने का काम करे, तो इस टाइप का बताया जा रहा है, उदाहरण देकर दूसरे लाइन में समझाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है हास रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ओके, तो एक परिभाषा याद कर लीजिए सबकी, फिर आप लिख सकते हैं। सहृदय हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग होता है, वह हास रस की निष्पत्ति होती है, यह हास रस ग्रहण करता है। एग्जाम्पल बिल्कुल आसान है। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को रहने दो घर में, होने दो हुड़दंगा। बिल्कुल आसान दिया हुआ है। नाटक और एकांकी में अंतर आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल सिंपल है। नाटक में दोस्तों क्या कई सारे अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक, एकांकी एक अंक, एकांकी एक अंक, और नाटक में क्या कई सारे अंक होते हैं। एकांकी में एकांकी नाम ही से पढ़ा, एक अंक यानी एकांकी। अब देखिए नाटक क्या बड़ा होता है, एकांकी छोटी होती है। तो जब नाटक बड़ा होता है तो इसलिए क्या है नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या आपकी क्या है नाटक के अपेक्षा कम होती है। और ये सभी जितने क्वेश्चन है 2-2 नंबर के आने वाले, तो 2-2 लाइन में आपको सब तैयार करना है, 2-2 पॉइंट आपको तैयार करके रहना है। कहानी उपन्यास में फिर आपको अंतर तैयार कर लेना है। तो कहानी क्या होती है, छोटी होती है, जबकि उपन्यास क्या बड़ा होता है। ओके, कहानी में क्या है आपने देखा होगा एक ही घटना होती है, उपन्यास में पूरा क्या है किसी भी नायक के संपूर्ण जीवन के बारे में होता है, इसलिए इसमें अनेक घटनाएं होती हैं। कहानी में क्या है पात्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब कहानी छोटी है तो पात्रों की संख्या कम होगी। ओके, जो उपन्यास है उपन्यास बड़े होते हैं, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। और एग्जाम्पल के माध्यम से था परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। आपको देखिए 2 तो याद करके रखना है, 2 आपका पूछा जाएगा। ओके, 2 नंबर का था, 2 पॉइंट आपको लिखना है। आगे देख लेते हैं। ओके, अब बिल्कुल अंतिम समय रह गया है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या पीडीएफ के लिए कह रहे थे, तो पीडीएफ मटेरियल अगर प्राप्त करना है
तो मैं मात्र आपको 50 रुपए में, मात्र 50 रुपए में आप ले सकते हैं पूरा पीडीएफ मटेरियल 9039534079 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके। ओके, आप चाहते हैं पीडीएफ से रूप में जल्दी से मैं तैयारी कर लूँ तो इस दिए के व्हाट्सएप नंबर आपके मैसेज करके ले लीजिएगा। सब पीडीएफ आपको A to Z मिल जाएंगे, तो आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, केवल आपके लिए क्या है, एक दिन आपको परीक्षा लगेगा, 1 से 2 दिन लगे हैं, इसलिए आपका ऑफर चलाया जा रहा है। तो आपको जो 249 का पूरा इतना बड़ा कोर्स था मात्र 50 रुपए में दे रहा हूँ। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के देखते हुए कर दिया है। अब अंतिम समय रह गया है, अब लेकर आपका है पूरी पीडीएफ तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका आ जाता है भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं के नाम लिखिए। भक्ति काल की काव्य धारा तो एक सगुण होता है, निगुण, जिसमें राम मार्ग की शाखा के कौन है, प्रमुख कवि तुलसीदास, कृष्ण के हैं सूरदास। निगुण की बात करें तो 2 होती हैं आपके इसमें विपाट, एक प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। प्रेम मार्गी की जायसी है, ज्ञान मार्गी कबीर है। बस ओके, ये आपको तैयार करके रहना है। क्लियर है? ओके, कम इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए राष्ट्रभाषा राजभाषा की दोनों की विशेषता तैयार कर लेना है, साथ ही राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर तैयार कर लेना है। मैं आपको बता दूंगा। तो राष्ट्रभाषा विशेषताएं आपकी 2 नंबर का आता है, तो इस प्रकार से आपको 2 लिख देना है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा संपर्क भाषा होती है तथा इसका प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र में व्यापक होता है। इसका साहित्य का संबंध व्यापक। अब राष्ट्रभाषा, राष्ट्र यानी देश की भाषा, और जो देश की भाषा है तो वो तो स्वाभाविक बात है कि वो क्या है, बड़ी होगी, बड़ी होनी यानी व्यापक होगी। नेक्स्ट आपको तैयार करना है लता मंगेशकर के गान की विशेषता। बेतान से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है। 2 तो आपको याद रखनी है। मैंने 3 विशेषता ली है। एक तो सुरीलापन, लता के गायन में क्या है, सुरीलापन है, उनके स्वरों में क्या है, अद्भुत एक मिठास होती है, तन्मयता, मस्ती होती है। और आपने भी क्या है, लता मंगेशकर जी के गाने सुने ही होंगे, अगर वास्तव में सुने हैं कमेंट से आप जरूर बताइएगा। ओके, कि सुनने की आपने नहीं सुने। ओके, कोमलता और मुग्धता, लता के स्वरों में क्या है, कोमलता मुग्धता है। गानों जब आप उसके सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये विशेषता ने क्यों, उनकी ये विशेषता क्यों है। आपने उनके देखा सुरीलापन होता है, उनकी कोमल उनकी आवाज होती है, ओके, स्वरों में निर्मलता होती है। तो ये 3 विशेषताएं दी हुई हैं, तो आपको तीनों अच्छे से तैयार कर लेना है। मैंने तो पहले आपको हेडिंग याद कर लेनी है, उसके अंदर आप एक लाइन लिख दीजिए। नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण छायावाद की 2 विशेषताएं और उसके प्रमुख कवि। क्योंकि कवि ये पेपर में क्या है, छायावाद की विशेषता बस आ जाएगी या फिर उसके कवि बस आ जाएंगे, दोनों में आपको बता देता हूँ, तैयार करके रखिएगा। तो पहला छायावाद की विशेषता है व्यक्तिवाद की प्रधानता होती है, दूसरा प्रकृति प्रेम। ये 2 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है। व्यक्तिवाद की प्रधानता का मतलब है कि जो कवि होता है, छायावादी कवि है, वो अपने जो उनके अनुभव, उनके जो निजी शौक हैं, ओके, उनके निजी शौक है, उनके निजी अनुभव, सुख दुख हैं, वो कविताओं के माध्यम से अपने सुख दुख बताते हैं। प्रकृति प्रेम, जो छायावादी कवि हैं वो प्रकृति प्रेमी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने क्या है, प्रकृति का मानवीकरण बहुत ज्यादा किया है। ओके, प्रकृति मानवीकरण यानी प्रकृति में जान डालने का काम किया है। तो ये 2 विशेषताएं आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण, छायावादी कवियों ने नारी सौंदर्य तथा प्रेम का क्या है, चित्रण बड़ी रुचि और साझा के साथ किया। 3 विशेषता बता दी, कोई भी 2, तीनों आप पढ़ लीजिएगा। ओके, हेडिंग तो याद रखना है। मैं 3 इसलिए देखिए 2 लिखना है, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 लिखना है, लेकिन 3 याद रखना है। रीजन वहां पे पेपर में जाते हैं टेंशन इतना ज्यादा हो जाता है कि भूलने लगते हैं चीजें, आपको पता भूलने लगती हैं। तो ज्यादा पढ़ के जाइएगा, तब आप वहाँ 3 पॉइंट पढ़ेंगे, तब आपको वहाँ 2 पॉइंट अच्छे से याद आ पाएंगे। कई बार विद्यार्थी 2 पॉइंट याद करके जाते हैं, उसमें भी 1 भूल जाते हो, तो फिर इस प्रकार से दिक्कत हो जाती है। साथ ही इनके क्या है, कई बार क्या है, विशेषता ना पूछ के उनके कवि और की रचनाएं आ जाती हैं। तो देखिए छायावाद के कवि प्रमुख कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, तो महादेव वर्मा। जयशंकर प्रसाद की कमाई झरना, सुमित्रानंदन पंत की बीड़ा पर लघुजन, महादेव वर्मा की नीरजा निहार रसेम। फिर माधुर गुण की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। माधुर गुण में, माधुर गुण यानी मधुर लगे, सुनने में जो मधुर लगे, यानी जो काव्य हमें सुनने में मन पुलकित हो सके। मन पुलकित यानी मन हमारा क्या है, खिल उठे, मन हमारा क्या है, खुशी से भर उठे, वहां आपका क्या है, माधुर, कानों को क्या है, मधुर लगे हमारे। माधुर गुण यानी कान, जो ऐसे काव्य को पढ़ने से सुनने से हमारा क्या है, जो मन है वो प्रसन्न हो जाए, कानों को सुनने में अच्छा लगे, माधुर गुण आपका होता है। ओके, बस इतना आपको लिखना है। बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घटूसन आ गई। थोड़ा उदाहरण में दिक्कत होगी तो क्या है, लिख कर आप प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद प्रतिवादी कविता की विशेषताएं, जैसे छायावादी के इंपॉर्टेंस आदि, इसके बाद प्रतिवादी की विशेषताएं। 3 विशेषताएं 2 आप तैयार कर लीजिएगा। मैंने तो आपको देखिए एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब इतना है तो आपको अंदर की डिटेल याद नहीं हो पा रही, एक काम आप कर सकते हैं। तो इस सबकी हेडिंग बस याद रख लीजिए। तो प्रतिवाद की विशेषता, सोचों के प्रति घृणा और सोचों के प्रति करुणा, दूसरा यथार्थ का चित्रण, तीसरा रूढ़िवाद का विरोध। बस ये 3 हेडिंग याद कर लीजिए। पेपर में आता है विशेषता तो हेडिंग बस भी लिख दे तो भी दोस्तों आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, तो भी आपको क्या नंबर मिल जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर थोड़ा आपको दिखाना कि मैं टॉपर हूँ, होशियार बच्चा हूँ, तो अंदर की 1-2 लाइन भी आप लिख सकते हैं। ओके, लेकिन अभी याद नहीं हो रहा आपको तो फिर आप ये लिख दिए, और हो जाए तो फिर आपको लिखना ही चाहिए, जैसे मैंने दिया सेम इसी बार से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा तो हेडिंग बस लिख दीजिए तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये हेडिंग याद कर लिए। साथ ही इससे पहले छायावाद की बताई, तो हेडिंग याद रखिए कि व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रकृति प्रेम, प्रेम और प्रकृति प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, ये 3 विशेषता छायावाद की विशेषता बताई हैं। तो हेडिंग आपको उसमें याद रख लीजिएगा। साथ ही इसकी क्या है, प्रतिवाद की भी हेडिंग तैयार कर लीजिएगा। प्रतिवाद एक कवि तैयार कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर, रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र रेणुका रश्मि रथी, नागार्जुन युगधारा संतरंग, शिवमंगल सिंह सुमन, प्रलय सज्जन धरती की बारात। ये 1-1 2-2 आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
शब्द शक्ति की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो शब्द शक्ति क्या होती है, परिभाषा क्या है, शब्द एवं अर्थ को मिलकर ही क्या काव्य की रचना होती है। इन दोनों का गहरा संबंध है। इन दोनों का जो संबंध जिस शक्ति द्वारा हम प्रकट करते हैं वही हमारी क्या शब्द शक्ति होती है। ओके, आगे देख लेते हैं। ये आपकी शब्द शक्ति हो जाती है। शब्द शक्ति प्रकार, अब 3 प्रकार होते हैं। देखिए, शब्द गुण के भी 3 होते हैं, शब्द शक्ति भी 3 होती है। ओके, तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये आपकी 3 शब्द शक्ति है। ओके, क्लियर है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विशेषोक्तक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप क्या है एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, पूरी हिंदी की तैयारी हो जाएगी। इतना पढ़ लेते हैं आप 80 में 80 अभी भी स्कोर कर सकते हैं। मतलब अभी क्वेश्चन आंसर से यहाँ से मैं कवर करा दूंगा और क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट, बाकी वस्तुनिष्ठ की एक और मैं आपको वीडियो दे दूंगा सुपर फास्ट डिवीजन, तो वस्तुनिष्ठ वहां से पढ़ लीजिएगा, तो अभी आपका अभी भी स्कोर कर सकते हैं। अब पढ़ना तो आपको पड़ेगा। देखिए, मैं पूरा गाइडेंस दे रहा हूँ, इजी से इजी, जितना आप गाइडों में देख सकते हैं आपके सभी बहुत ज्यादा टॉपिक आपको क्या है ढूंढना पड़ेगा, कैसे क्या है, और आपको क्या है कठिन लैंग्वेज रहेगा। ये मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस करके इजी लैंग्वेज में इसको करने का प्रयास किया है और मैं आपको समझा भी रहा हूँ, तो सुनते जाइएगा ध्यान से, और सुनते भी जाते हैं तो भी आधी से ज्यादा चीजें आपको याद हो जाएंगी। ओके, तब विशेषोक्तिक अलंकार। विशेषोक्तिक अलंकार में क्या होता है कि आपके पास क्या है सभी कारण हैं, फिर भी दोस्तों आप क्या है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास क्या है भोजन की थाली रखी हुई है। ओके, आपके पास भोजन में क्या है रोटी है, सब्जी है, दाल चावल सब कुछ है और रसगुल्ला भी है, और आप कहें कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब सामने खाना रखा हुआ फिर भी आप कह रहे हैं, यानी आपके पास है चीजें फिर भी आप कह रहे हैं कि क्या है इस प्रकार से, जैसे आपके पास पूरा मोबाइल भी है, नेट भी है। ओके, तो अब कहें आप मुझे मैं हिंदी की तैयारी, आपको पता है कि मैं अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ओके, यही आपका पेपर में भी आना है, ये भी आपको पता है, फिर भी अगर आप प्ले लिस्ट खोलकर नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी आप वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे, तो ये आपकी गलती हो रही है। और आ समझ में, तो यानी आपके पास चीजें हैं फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो भी आपका ये आपकी गलती कहलाएगी। तो यही है, आप यही बताइए विशेषोक्ति यही है कि संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का ना कहना विशेषोक्ति का अलंकार। यही आपकी परिभाषा है कि संपूर्ण कारण होने के बाद भी, यानी जो चीज आपको लक्ष्य प्राप्ति चाहिए वो सब है आपके पास, फिर भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे, वहां विशेषोक्ति का अलंकार। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, दो मेघ बरसे मैं प्यासी की प्यासी, या नायिका है ओके जो हीरोइन है वो कह रही है कि दो मेघ बरस रहे हैं, यानी दो बादल बरस रहे हैं, मतलब बादल बरस रहे हैं, मतलब पानी बहुत ज्यादा है चारों तरफ, फिर भी नायिका कह रही मैं क्या है प्यासी की प्यासी हूँ। ओके, इस प्रकार से कि पानी ही पानी है चारों तरफ, फिर भी नायिका कह रही प्यासी मैं प्यासी प्यासी। बिल्कुल मैंने बिल्कुल इजी वाला एग्जांपल भी दिया कि आप पढ़ते हैं तुरंत याद हो जाए, तो अब परिभाषा उदाहरण समझ गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट राजभाषा की विशेषता है। तो ये राजभाषा क्या है, जो राजभाषा है वो सरकारी कामकाज की भाषा होती है। दूसरा क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है, मतलब क्योंकि राजभाषा राज्य की भाषा है, तो ये उस राज्य में जो भाषा जो प्रचलित होगी वही उसकी राजभाषा रहती है। तथा कार्य के निर्णय शिक्षा का माध्यम रेडियो एवं दूरदर्शन राजभाषा के प्रयोग ही होता है। नेक्स्ट रोला छंद की उदाहरण सहित समझाइए। ये 2 छंद आपको है ही हैं, एक रोला छंद, मुक्तक छंद, दोनों छंद को तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर का 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन आने वाला है, दोनों में से एक पूछा जाएगा, तैयार कर लेना है आपको। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये रोला छंद की परिभाषा दी है कि ये सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में क्या 14 मात्राएं होती हैं, 11-13 की यति होती है, अंत में क्या 2 वर्ड होते हैं, 2 चरणों में क्या तुक और अनावश्यक है, और ये आपको उदाहरण दिया हुआ है, मतलब ओके तो तैयार अच्छो कर लेना है। इसके बाद मुक्त छंद, मुक्तक छंद यानी जो क्या है मुक्त हो, ये अभी आधुनिक युग का ये देन माना जाता है। ओके, मुक्तक छंद में कौन से आते हैं छंद, सिंपल है, जैसे कोई कवि है उसे लिखने का इंटरेस्ट है, वो कविता लिख रहा है लेकिन वो तुक नहीं बैठा पा रहा, ओके, जैसे वह आता दो टुक कलेज करता पताता पत पर आता, जहां ज्यादा आपको तुक नहीं मिले, पेट पीठ दोनों एक, ओके, जहां तुक ना मिले वहां आपका समझ जाइए मुक्तक छंद है। तो जहां कुछ आपका क्या है किसी प्रकार से लाइन दे दी जाए वहां आपका मुक्तक छंद में रहता है। लिखने का तरीका किस प्रकार से, जिस छंद में वर्णों और मात्राओं को बंधन नहीं है अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मुक्तक छंद रहता है। परिभाषा मैंने आपको बता दी है, ये याद रखना कि मुक्तक छंद को केंचुआ छंद या रबर छंद भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। बाकी आपका क्या है उदाहरण दिया है तो इसे आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे और भी आपको उदाहरण दिया है, बाकी और भी आपको इजी मिले तो आप देख लीजिएगा। ओके, फिर निपात की परिभाषा उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आपके सिलेबस में 3 ही शब्द हैं, एक निपात शब्द, तकनीकी शब्द, क्षेत्रीय शब्द, तीनों को आपको तैयार करना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा 2 नंबर का। ओके, तो निपात शब्द क्या है कि वे शब्द जो क्या है किसी भी शब्द के बाद लगकर उसको बल देने का काम करते हैं वो आपका निपात शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ही, तक, मात्र, भर, भी, तो ये सबके आपके निपात शब्द हैं, तो नहीं याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में यहाँ से पूछा जाता है। जैसे ओके, मुझे कपड़े धोना है, ओके, मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, सिंपल बात है, मुझे ही कपड़े धोने पड़ेंगे, तो यहाँ आपको क्या है ही जो शब्द लगा इसने उस बात पर वजन दे दिया, भार दे दिया, इसलिए आपका ये निपात शब्द ही यहाँ निपात शब्द है। ओके, तुमने अपने आने की खबर तक नहीं दी, ओके, इस प्रकार से, तो इसमें क्या है आपका जो नहीं है, तुमने अपने आने की खबर तक नहीं दी, तक आपका यहाँ लग रहा है, तो वो आपका क्या है तक है जो आपका निपात शब्द है, तो इसमें पहचान जरूर करना है कि ही, तक, ये क्या निपात शब्द है, ऑब्जेक्ट में यही आपको पूछा जाता है। ओके, फिर शब्द युग में किसे कहते हैं,
तो ये दो पर्याय या के मेल या दो विपरीतार्थ मेल या दो सार्थक निरर्थक शब्दों के मेल, शब्द युग्म, शब्दों का युग्म, शब्दों का जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा, कपल। ओके, तो जब क्या आपका होता है दो शब्दों का अगर युग्म बन रहा है वो आपका शब्द युग्म है। अब यहाँ दो शब्द हो सकते हैं, वो चाहे विलोम भी हो सकते हैं, समान अर्थ वाले भी हो सकते हैं, दोनों निरर्थक भी हो सकते हैं, वो आपका शब्द युग्म कहलाता है। ऐसे शब्द अगर मिलकर आपका शब्दों का निर्माण हो रहा है तो आपका शब्द युग्म कहलाएगा। सिंपल दिया हुआ है। अर्थ के आधार पर ये अर्थ वाक्य पूछे जा रहे हैं अर्थ के आधार पर। तो वाक्य दोस्तों आपके दो टाइप में बांटा गया, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य आपके 8 प्रकार के, रचना के आधार पर वाक्य दोस्तों आपके 3 प्रकार के। तो ये आपको याद रखना, अक्सर वस्तुनिष्ठ में आता है। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, रचना के आधार पर 3 प्रकार के पूछा जाता है। ओके, इनकी एक बार नाम भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति यानी तो बात को घुमाना। ओके, इस प्रकार से देखिए क्या होता है इसमें, जब सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले व्यक्ति की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता, वक्रोक्ति अलंकार होता। बिल्कुल मैंने सिंपल परिभाषा दी है कि जैसे मैंने आपको कुछ कहा और कुछ आपने कुछ गलत उसका मतलब समझ लिया। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, लाइव में भी नॉर्मल होता है, बात करते हैं, आप किसी से कुछ कह रहे हैं, उसने आपको कहना कुछ चाहते हैं और उसने उसका मतलब कुछ और समझ लिया, वहाँ आपका वक्रोक्ति अलंकार होगा। ओके, तो ये सुनने वाले की गलती हो जाती है। ओके, ये कहने वाले भी अच्छे से तरीके से नहीं कहा है। तो जब सुनने वाला व्यक्ति है वो कहने वाली व्यक्ति की बातों को क्या गलत अर्थ निकाल लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कौ तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो इत के तऊ बरसो। ओके, ये क्या यहाँ बताया जा रहे हैं, यहाँ राधा जी कह रही हैं कौ तुम हो इत आए कहाँ। ओके, तुम कौन हो ये जो यहाँ आ गए हैं। तो उसने कहा कि घनश्याम, तो यहाँ राधा मतलब समझ बादल हो। अच्छा बादल, तो को कहता हूँ तो कहूँ बरसो, इस पार से तो यहाँ गलत अर्थ निकाल दिया गया। ओके, तो यहाँ घनश्याम को क्या है, 2 अर्थ निकल रहे हैं, आपका बादल भी और कृष्ण, भगवान कृष्ण भी इस पार से। तकनीकी शब्द क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तकनीकी शब्द ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो किसी विषय के लिए फिक्स शब्द बने होते हैं। जैसे आप गुरुत्वाकर्षण शब्द पढ़ते हैं, वेग पढ़ा आपने, त्वरण पढ़ा, ओके, गति पढ़ा, तो ये सब आप नॉर्मल यूज फिजिक्स जब पढ़ते हैं तभी इसका यूज करते हैं, नहीं तो नॉर्मल लाइफ में हम नहीं यूज करते। ओके, जैसे कोशिका पढ़े हम। ओके, कोशिका है तो आप जीव विज्ञान बायोलॉजी सभी पढ़ते हैं तभी पढ़ते हैं। ओके, तो ये नॉर्मल लाइफ में हम यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे शब्द जो हम क्या है किसी विशेष विषय में पढ़ते हैं तभी उसका यूज करते हैं, वो आपके तकनीकी शब्द होते हैं। लिखने का तरीका क्या रहने वाला, ये आपका दिया हुआ परिभाषा इस बार से। एग्जाम्पल आप जो जरूर याद रखना, कोशिका, आवृत्ति, गुरुत्वाकर्षण, ओके, आंकड़े। अब जैसे आंकड़े बोले, जब इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, ओके, तो तभी हम इसका आंकड़े शब्द का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम यूज नॉर्मल नहीं करते इस पार्ट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओज गुण की परिभाषा उदाहरण दीजिए। ओज यानी जोश, यानी जिस काम को पढ़ के एकदम जोश आ जाए, ओके, मन में जोश आ जाए, वही आपका ओज गुण है। सिंपल, ओज यानी जोश, तो जिस काव्य को पढ़कर मन में एकदम जोश आ जाए, वीरस का एकदम संचार हो जाए, ओज गुण आपका होता है। ओके, जैसे वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, बुंदेरो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भाई तो झांसी भाई रानी। तो ये मैंने आपको इजी वाले बताए और आपको भी याद होंगे, तो बस आपको जो नॉर्मल याद है वही आपको रखना है। ओके, तो वीरस की परिभाषा उदाहरण है, तो वीरस के भी यही उदाहरण होते हैं, जो ओज गुण के उदाहरण है वही दोस्तों आपके यहाँ वीरस के भी उदाहरण है। ओके, तो ओज गुण भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। प्रीवियस ईयर में आ चुका है, वार्षिक परीक्षा 2022 में आया था। ओके, तो मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, तो मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। मीरा जी कृष्ण को अपना क्या पति के रूप में मानती है। वह रूप कैसा है, तो वह रूप क्या है, मन को मोहने वाला। कृष्ण जी की आपको सुंदरता का वर्णन करना है। वे क्या है, पर्वत को धारण करने वाले हैं, उनके सिर में क्या है, मोर का मुकुट सुशोभित है। मीरा अपना उन्हें क्या है, सर्वस्व मानती हैं, वे स्वयं को उनकी दासी मानती है। बिल्कुल सिंपल आपका दिए हुए। नेक्स्ट बिंब से आप क्या समझते हैं, बिंब वाला टॉपिक भी है आपके में। तो बिंब से अगर क्वेश्चन ही बनता है तो आपका दोस्तों परिभाषा बनेगा, परिभाषा याद आपको होनी चाहिए। मैंने यहाँ पॉपुलर जो परिभाषा बिंब की वो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आपकी परिभाषा। ओके, तो बिंब क्या है, काव्य में बिंब को एक शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा एंधी अनुभव द्वारा निर्मित होता है। ये आपका नॉर्मल परिभाषा है। बाकी डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार जरूर तैयार करके रखिएगा। ओके, तो आपको तुरंत नंबर मिल जाएंगे। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानव छवि जिसके मूल भावना से प्रेरणा रहती है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ओके, अभी कक्षा 11वीं के विद्यार्थी, तो कक्षा 12वीं में क्या सिलेबस है आपको तो भी नॉलेज होगा नहीं, और मैं आपको पता है कि 11वीं 12वीं दोनों को तैयारी कराता हूँ। तो आपका जो ग्रामर वाला टॉपिक है, जैसे बिंब हो गया, शब्द शक्ति हो गया, शब्द गुण हो गया, ओके, और आपके और भी टॉपिक है, रस हो गया जैसे, ओके, तो ये आपके जो टॉपिक हैं, शब्द वाला भी टॉपिक है, वाक्य परिवर्तन वाला, वाक्य परिचय वाला, तो जितने टॉपिक यही सेम, बिल्कुल सेम दोस्तों आपको मैं क्लास 12 में ही बताऊंगा। क्लास 12 में भी यही है। बस आप समझ लीजिए बुक के क्वेश्चन आंसर हटा दे तो ग्रामर आपकी बहुत सारी वही रहने वाली है, इसलिए अभी से मेहनत आप कर लीजिएगा। ओके, लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर लिखिए। तो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आपका बिल्कुल सिंपल दिया है। लोकोक्ति क्या होता है, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरे का एक वाक्यांश होता है, वाक्य एक टुकड़ा होता है। मुहावरा का जो होता है छोटा आकार होता है, लोकोक्ति क्या बड़ी होती है।
मुहावरा क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, उसे हमेशा क्या जब बाग में हम जोड़ेंगे तभी उसका अर्थ निकलेगा। लोकोक्ति क्या है, सिंगल भी लिख दे तो भी उसका अर्थ निकल आता है। तो ये आपका सिंपल दिया हुआ है, तो ये नहीं आपको याद रखना है। जैसे चंपा किस बात पर अचरज हुआ और क्यों, ये चंपा है तो उसको किस बात पर अचरज हुआ, यानी आश्चर्यचकित हुई वो। तो देखो चंपा निरक्षर लड़की है, चंपा अनपढ़ लड़की है, ओके, पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानती है। तो जब जब वो देखती है कवि है, जो कवि है त्रिलोचन कवि रहते हैं, तो वो जब किताबें पढ़ रहे होंगे तो किताबें पढ़ते हैं, तो चंपा जब देखती है कवि को पढ़ते हुए तो चंपा सोचती है कि यार ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, ये काले काले अक्षर से लिखे हैं, ये क्या रेड और क्या है आपके ब्लैक कलर के अक्षर लिखे हुए हैं, इनसे आवाज कैसे निकलते हैं, मैं आपको ये सब बातें कैसे बता पा रहा हूँ, वो कैसे पढ़ पा रहा हूँ, तो वो समझ में नहीं आता कि इनको पढ़ा कैसे जाता है। अब कोई अनपढ़ है, निरक्षर है, तो इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ा जाता है। इस बात पर अचरज होता है कि ये काले काले अक्षर कैसे, ओके, आवाज ये उसे उसकी ध्वनि निकलती है, ये उसको समझ में नहीं आता। तो बस इसे अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने समझा दिया, ऐसा माइंड में रख लेना, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बाकी दिया हुआ, ओके। इसलिए लाइन भी आती है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, आपने पढ़ा भी होगा लाइन, ओके। जैसे मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ था, तो अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों से क्या है मानव शरीर का निर्माण हुआ है, ओके। नेक्स्ट हमारा पीत पत्रकारिता क्या है, व्यक्ति माध्यम से क्वेश्चन है आपका। पीत पत्रकारिता क्या है, ये भी आपका वार्षिक परीक्षा में आ चुका, 22 में आता है शायद, ओके, तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। पीत पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता क्या है, जिसमें इसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचारों पर ध्यान खींचने वाले शीर्षकों को बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। यानी ये आप समझ सकते हैं, इसमें क्या है कि जो समाचार पत्र है वो व्यूज के चक्कर में, ओके, कि लोग उनका क्या है उनको ज्यादा से ज्यादा देखें, तो वो जो मेन टॉपिक है सही न्यूज ना बताएंगे, वो गलत सलाह तो जो ध्यान खींचने वाली न्यूज होगी उसे बताएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ओके, मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं लगातार आपको एक एक टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं, पूरे बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे अभी भी यूट्यूब पर रियल पेपर वगैरह सर्च करते होंगे, और लोग फिर जब सर्च करते तो आ तो जाते होंगे बहुत सारे, तो नकली पेपर को क्या है प्रीवियस ईयर पेपर दिखाएंगे या फिर मॉडल पेपर दिखाएंगे, उनको असली बताएंगे, और बस उन्हीं आप 5-6 क्वेश्चन बताएंगे, उन्हें आप पढ़ के जाएंगे और हाथ से कुछ आएगा नहीं और फेल हो जाते हैं। तो क्या क्या है कि कुछ ऐसे लोग भी है जो आपको क्या है बहकाएंगे, आपको क्या है आप उनको बीच के चक्कर में आपको क्या है सनसनी फैलाने वाले वही काम करेंगे। यही पीत पत्रकारिता है उनकी, ये पीत वीडियो कहलाएगी उनकी, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। यहाँ क्या है पत्रकार लोग करते हैं, समाचार वाले लोग करते हैं कि गलत जो मेन चीज है उसको नहीं बताएंगे, ओके, जो गलत सलत चीज है, ओके, ध्यान खींचने वाली है, बस उनका क्या इससे मतलब है कि लोग उनको देखे, उनके बीच बड़े उनको पैसा कमाए, उससे मतलब नहीं है सामने वाले को फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो आई आप समझ होंगे। तो इसे समाचार पत्रों की बिक्री बना घटिया तरीका माना जाता है, बेकार तरीका, ये सबसे बेकार तरीका है, क्योंकि इसमें लोगों को आप क्या है बहका रहे हैं, ओके, उन्हें सही न्यूज तो दे नहीं रहे हैं, तो इस प्रकार से तो ये अब बिक्री अपने समाचार उनके पत्र बिके, इस चक्कर में आप क्या लोग गलत जानकारी दे रहे हैं, तो ये क्या घटिया तरीका माने। बाकी सिंपल आपका लिखा हुआ समझ के आप बच सकते हैं। मैं आपको चीजें समझा देता हूँ, फिर अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख देंगे, अपनी लैंग्वेज लिखें तो भी नंबर मिलेंगे, लेकिन टॉपिक वही आपको रहना चाहिए, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कवि ने चंपा की किन विशेषताओं को उल्लेख किया है। तो कवि ने क्या है चंपा नाम की जो लड़की है उसकी क्या विशेषता बताया, तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि चंपा क्या है अनपढ़ है, ओके, अनपढ़ है, उसे पढ़ता लिखते तो बनता नहीं है, तो वही आपको पहले उसकी विशेषता यही उसके लिए तो यही विशेषता है कि वो क्या अनपढ़ है, ओके। वह सुंदर नामक एक ग्वाले की पुत्री है, ये याद रखिएगा। चंपा के पिता का नाम क्या था, सुंदर, और चंपा के पिता का नाम सुंदर तो है, काम क्या करते थे, ग्वाला थे, ओके, ग्वाला थे, तो ये इसलिए बता दिया है, ऑब्जेक्ट में यहाँ से हमेशा आता है, ओके। इस प्रकार से पहले दूसरा है सुहाग चंचल लड़की थी, ओके, तो ये आपकी दो विशेषताएं दी है, एक अनपढ़ लड़की है और एक चंचल लड़की है, ओके। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माधुर गुण की परिभाषा, उदाहरण के साथ आपको बताना है, ओके। माधुर गुण जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो मन को क्या है मन से खुल उठे, मन को कानों को सुनने अच्छा लगे, आपको माधुर गुण होता है। जस्ट ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रीतिकाल की विशेषताएं, तो रीतिकाल के जो कवि होते थे वो राजश्रेष्ठ होते थे, यानी राजा के दरबार में रहा करते थे। अब राजा के दरबार में रहेंगे, राजा का अन्न खाएंगे, तो राजा की उन्हें तारीफ करनी पड़ती थी। अब राजा जितना भी अत्याचारी हो, लेकिन झूठी झूठी उसकी भी तारीफ करते रहते थे, क्योंकि अब अच्छी तारीफ करेंगे तभी आप, जैसे आप किसी के पास जाते हैं, आप उसकी तारीफ करें, ओके, तारीफ करते हैं तो आपको प्रसन्न हो जाएगा आपके ऊपर, और लेकिन अगर आप उसकी बुराई करने लगेंगे तो वो आपको क्या है मानने लगेगा। आ रहा समझ में। तो यही है आपका रीतिकाल के जो कवि हैं वो क्या है, अब वहाँ राजश्रेष्ठ थे कवि, तो राजश्रेष्ठ कवि होते करते थे, इसलिए वो क्या है उनकी राजा की क्या है उनकी जो वीरता है उसका वर्णन करते थे। अब चाहे वो गलत हो सही हो उससे मतलब नहीं रहता था। ब्रज भाषा का प्रयोग इनमें अधिकतम रहता था, वीर रस की परख काव्य लिखते थे। अब राजा के बारे में लिखेंगे तो वीर रस लिखेंगे मेन रूप से, ओके, इस प्रकार से। और श्रृंगार रस की भी प्रधानता, वीर रस और श्रृंगार रस दोनों लिखा करते थे, ये इसकी विशेषता है, ओके। नेक्स्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म का किस दृश्य को पूरा किया। तो हमने देखते हैं कि जो भूला नाम का कुत्ता था तो उसको दूसरा को उसकी जगह कुत्ता लाया गया, तो क्यों लाया गया और उसने कौन सा जो शूटिंग का काम किया, ओके, कौन से दृश्य को अपनाया। तो सिंपल इसका आंसर आपको बताना है।
कि भूलो क्या है, भूलो की जो शूटिंग उसने आधा काम किया। अब आपको पता है कभी क्या है रुक रुक कर क्या शूटिंग करते थे, जब तक अगली शूटिंग होनी थी तब तक क्या भूलो नाम का जो कुत्ता था जो शूटिंग में काम कर रहा था, ओके, लिया गया था, वो क्या उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है, उसने आधा पार्ट तो शूटिंग हो गया उससे, अब उसकी मृत्यु होगी तो अब उसका आधा पार्ट है वो कौन शूटिंग करेगा। तो उसी के जैसे दिखने वाला दूसरा कुत्ता ढूंढा जाता है, दूसरा कुत्ता को ढूंढा इसलिए लिया जाता है, ओके। कौन सा उसने दृश्य पूरा किया तो वो आपको यहाँ पूरा समझाया जा रहा है, पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आ जाएगी, पहले ही मैंने आपको समझाया क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट है रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है। प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन आपका है, रजनी पटकथा से हमें क्या है, अन्याय के विरुद्ध बिगुल बजाने के लिए प्रेरित करती है। आपने देखा रजनी है वो क्या जो कोचिंग वगैरह का जो सिस्टम चलता है, जो कोचिंग का धंधा चलता है किस प्रकार से, ओके, कि आपको क्या कम नंबर देंगे, आपको कम नंबर देंगे। ऐसे ये अभी भी होता है, मैंने अभी देखी है, एक टीचर थे वो क्या है स्टूडेंट को धमकाते अगर प्रैक्टिकल में कम नंबर देंगे अगर तुम मेरी कोचिंग नहीं पढ़ोगे, फिजिक्स की केमिस्ट्री की टाइप्स, ओके। तो ये भी होता है, तो इस वजह धमका देंगे कि आपको जो 25 नंबर प्रैक्टिकल के मिलेंगे मेरी कोचिंग पढ़ो नहीं तो प्रैक्टिकल में निपटा दिए जाओगे, इस टाइप से भी रहता है। तो ये कुछ है कोचिंग, और यहाँ भी आपने देखा कि मैथ में से कम नंबर दिए जाते हैं टपता हो गए। तो उसने क्या किया, रजनी है पटकथा में क्या अन्याय के विरुद्ध, हमारा अगर अन्याय हो रहा है उसके पूरे क्या है लड़ाई लड़नी चाहिए, उसके बिगुल बजाना चाहिए, समाज में उत्पन्न विसंगतियां, ओके, और विधि पूर्वक निडरता से निर्भरता के साथ में क्या उनका सामना करना चाहिए, ओके। तो ये आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट किसान समानता भारत माता का अर्थ लेते थे, तो जब भी क्या है नेहरू जी जाते थे लोगों से पूछा करते थे कि नेहरू जब किसी भी जुलूस में जाया करते थे, ओके, सभा में जाते थे तो सभी जो जनता थी वो एकदम भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलने लगते थे, नारा लगाने लगती थी। तो नेहरू जी पूछते थे कि ये भारत माता की आप जय तो बोलते हैं, इसका मतलब क्या है। तो किसान समानता भारत माता अर्थ क्या है, हिंदुस्तान की धरती से लेते। तो किसानों क्या लगते थे, उन्हें लगता था जो हिंदुस्तान की धरती है सही हम क्या भारत माता कैसे थी, क्लियर है। नेक्स्ट अब इस बार से क्वेश्चन आ जाता है, प्रीवियस से कई बार आया है, जिसमें आपको क्या वाक्य को परिवर्तित करना पड़ता है। जैसे मैं कुछ आपको सिलेक्टेड लेकर बताता हूँ, राधिका मुझे पानी पीना है, सिंपल वाक्य। अब इसको आज्ञावाचक बनाना है, ऐसा करो कि इसमें पढ़ने से आज्ञा दे, राधिका मेरे लिए पानी लाओ, राधिका मेरे लिए पानी लाओ। अब ऐसा लग रहा है कि मैं राधिका को आज्ञा दे रहा हूँ कि मेरे लिए पानी लाओ, ओके। फिर नेक्स्ट है मोहन कुशाग्र बुद्धि है, मतलब मोहन की कुशाग्र बुद्धि है, प्रश्नवाचक बनाना है। प्रश्नवाचक तो सिंपल रहता है, आगे आपको क्या लिख देना है, क्या लगा देना, पीछे क्वेश्चन मार्क, बस आपका प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो क्या मोहन कुशाग्र बुद्धि है इस बार से, तो क्या लगा देना है और क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक यही था। फिर 15 वर्ष बीत गए, आश्चर्य सूचक है विस्मयादि बनाना। देखिए विस्मयादि में विस्मयादि वाला चिन्ह बनाइए, विस्मयादि चिन्ह लगता है वो डंडी और नीचे बिंदी वाला विस्मयादि वाला चिन्ह होता है, वो आपको लगा देना है। ओ आ ये सब आपके होते हैं विस्मयादि वाले चिन्ह, ओके। तो या 15 वर्ष बीत गए इस बार से वही सेम लिख देना पड़ता, आगे बस ये साइन लगा देना पड़ता, ओके। संयुक्त वाक्य बनाना है, पुलिस के आते ही चोर भाग गए। अब देखिए मैंने आपको ये पूरा डिटेल से समझाया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सब देख सकते हैं, डिटेल से मैंने सब चीजें आपको पढ़ाई हैं। तो संयुक्त वाक्य की आपको क्या करना है, यहाँ जो एक सेंटेंस रहता है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, और फिर संयुक्त वाक्य की पहचान होती है, और हो जाता, परंतु हो जाता, ये संयुक्त वाक्य कंजक्शन होती है बीच में जोड़ने वाला। तो यहाँ और शब्द जोड़ के हम बना सकते हैं, पुलिस आई और चोर भाग गए। देखिए पुलिस आई और चोर भाग गए, 2 सेंटेंस तो तोड़ भी दिया, साथ ही और से जोड़ दिया, और क्या है संयुक्त की बाकी पहचान से होती है। मेरा पुत्र बुद्धिमान है, निषेधात्मक बताना है, तो निषेध आदि माने नहीं लगा के बनाना, बस इसका तो मेरा पुत्र बुद्धिमान नहीं है, क्लियर है। मैंने शॉर्ट में आपको जो इंपॉर्टेंट है समझा दिया है, और आगे देख लेते हैं। फिर इसके बाद वाक्य परिवर्तन आता है, या फिर आपको वाक्य शुद्धिकरण भी आ जाता है, यानी वाक्य आपको गलत वाक्य लिख दिया जाएगा, उसको शुद्ध करो। मैंने अनेकों स्थान देखे, तो मैंने अनेकों नहीं, मैंने अनेक स्थान देखे, तो अनेकों का अनेक हो जाएगा। मैं भाग्यवान स्त्री है, तो भाग्यवान एक पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग आएगा, ओके। स्त्री के लिए कहा जा रहा है तो भाग्यवती होता है, पुल्लिंग में भागवान, स्त्रीलिंग में भागवती रहता है, तो भागवती आ जाएगा। अब महादेवी वर्मा विद्वान महिला है, अब यहाँ विद्वान जो शब्द होता है वो पुल्लिंग शब्द है, और यहाँ महादेवी वर्मा तो स्त्रीलिंग में आ रहा है, तो विदुषी आएगा, ओके। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, आपको विदुषी हो जाएगा, तो हमने विदुषी लिख दिया। अब विदुषी शब्द रखेंगे तो हम समझ जाएंगे महिला की बात हो रही, तो महिला वाला शब्द भी हट जाएगा। कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, तो पत्र का उत्तर शीघ्र देने की क्या है, कृपा करें। अब इसमें क्या गलती है, यहाँ भी कृपया लगा दिया, यहाँ भी कृपया लगा दिया, तो 2 बार चीजों को नहीं होना चाहिए, वो भी अशुद्धि मानी जाती है। एक ही शब्द को आप 2 3 बार बोल रहे हैं तो वही आपका शुद्धि, ओके। एक बार यूज करनी है, आगे कर लें या फिर पीछे कर ले, उस प्रकार से। इस ग्रंथ का निर्माण किसने किया, तो इस ग्रंथ का रचना किसने की, निर्माण नहीं है, निर्माण नहीं होता, रचना होता है, ओके। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को 9 भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर केवल इतना ही है कि मियां नसरुद्दीन को 9 भाइयों का मसीहा इसलिए कहा जाता है कि जो मियां नसरुद्दीन है वो 56 प्रकार की रोटी बनाने की कला जानते थे, 56 प्रकार की रोटी कला बनाने के लिए मशहूर थे और कला जानते थे, इसलिए जो लेखिका हैं ओके कृष्णा सोबती, उन्होंने क्या है मियां नसरुद्दीन को 9 भाइयों का मसीहा कहा है। इस प्रकार से आपका हो जाता है कंप्लीट। आई होप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं।
ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ पढ़ लीजिएगा। बाकी इतना बस आपको लिख देना है कि मियां नसरुद्दीन क्या 56 प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे और कला जानते थे, इसलिए नान भाई को मसीहा कहा जाता है। जैसे डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं। डायरी लेखन की क्या विशेषता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रीवियस में आ चुका है। तो डायरी हमारा नितांत अंतरंग साक्षात्कार एवं संवाद है। मतलब डायरी हम किसी के दूसरे के लिए नहीं लिखते कि कोई व्यक्ति हमारा जो लिख रहा है वो दूसरा पढ़े, हम अपने बारे में जानने के लिए डायरी का लेखन करते हैं। इसलिए लिखा अंतरंग साक्षात्कार, यानी अपने बारे में अपना ही इंटरव्यू अपने द्वारा ले रहे हैं इस टाइप से। जैसे जो बात हम किसी भी को सुना नहीं सकते उसे हम क्या है डायरी में लिखकर स्वयं को सुना सकते हैं। ओके, वो आपके पास से दिया है। जीवन के सुंदर पलों को दोबारा जीने का अवसर मिलता है डायरी लेखन से। विशेषताएं दी है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है भक्ति काल काव्य की विशेषता है, भक्ति कालीन है। तो भक्ति काल में क्या है, गुरु महिमा थी, भक्ति तथा प्रेम पर बल था, साथ यहाँ के भाषा ये राजस्थित नहीं थे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया रीतिकाल के कवि हैं वो क्या राजा के अंडर में रहा करते, राजस्थित थे, जबकि भक्ति काल के कवि क्या राजस्थित नहीं थे, वो अपने स्वतंत्र घुमा करते थे। जैसे तुलसीदास है आपके, ओके, आपके सूरदास हो जाते हैं, या भक्तिकालीन कवि हैं। इस बार सबका दिया है, 2 से 3 आपको पॉइंट तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा अभिव्यक्ति माध्यम से क्वेश्चन आपका, अंतर व्यक्तित्व संचार क्या है। तो सिंपल है, अंतर व्यक्तित्व संचार का मतलब होता है कि जब 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर क्या बात कर रहे हैं, वो आपका अंतर व्यक्तित्व संचार। अंतर व्यक्तित्व संचार आमने सामने, जैसे आगे अभी भी हम आप और हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा आपका ये बात करना अंतर व्यक्तित्व संचार नहीं है, क्योंकि हम आमने सामने बैठकर तो बात कर नहीं रहे। इस प्रकार से जब आमने सामने बैठकर बात करें तो आपका क्या है अंतर व्यक्तित्व संचार कहलाएगा। ओके, तो इसका ये फायदा रहता है, इसमें क्या है जो फीडबैक होता है वो तुरंत आपका प्राप्त हो जाता है। 30 बार से आपको बता देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वीरगाथा काल की विशेषताएं। वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है। तो इसमें पहला कि इसमें वही आपका जिस प्रकार से रीतिकाल में भी क्या है राजस्व थे, इसमें भी थे राजस्व कवि, साथ ही इसमें आश्रित दाताओं की प्रशंसा। आश्रित दाता यानी जिसके अंडर में रहते, जिस राजा के अंडर में रहेंगे उसकी क्या है तारीफ करनी पड़ती, अब चाहे वो झूठी तारीफ भी हो करनी पड़ती थी। नेक्स्ट वीर रस की क्या है, साथ ही श्रृंगार रस की प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार करना वीर रस की परिभाषा, उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। तो वीर परिभाषा देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, रस में आपको एक परिभाषा तैयार कर लेना है। 10 प्रकार के रस होते हैं, सभी में वही आपको परिभाषा लिखनी पड़ती है। तो साय हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव सही होता है, वीर की निष्पत्ति होती है। बस यहाँ देखिए उत्साह नामक स्थायी भाव है। अगर यहीं आप हास रस की बताते तो हास आपको सेट कर देना है। यदि आप करुण रस की बताते तो यहाँ शोक कर दे, जिसका रस का बताओ उसका यहाँ स्थायी भाव सेट कर देना। इस परिभाषा सबकी वही सेम रहने वाली है। और देखिए जो आपका बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, ये वीर रस का आपका उदाहरण हो जाता है। यही दोस्तों आपका रोज गोड़ का भी उदाहरण होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो यहाँ दीवाना करते हैं पागल, किसी के प्रेम में डूबा व्यक्ति पागल या दीवाना कहलाता है। कभी यहाँ क्या है प्रभु की क्या है भक्ति में लीन है। ओके, इसलिए जबकि संसार क्या है बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को क्या खोज रहा है, अतः कवि ने क्या है स्वयं को दीवाना कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, अभी भी आपको क्या टाइम है। ओके, 1 से 2 दिन अगर अच्छे से आप तैयारी करना चाहते हैं 1 से 2 दिन में पूरा पीडीएफ मटेरियल लेकर क्या तैयारी करना चाहते हैं 90 39 53 40 89 इस दिए व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं। मात्र 50 रुपए में आपको क्या है कंप्लीट पूरा पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा। ओके, तो आगे देख लेते हैं। ये आपका क्या 250-300 वाला कोई कोर्स पूरा आपको मैं केवल दे रहा हूँ, क्योंकि 1 से 2 दिन बचे हुए हैं, प्रॉपर तैयारी करनी है अभी भी तो ले सकते हैं। तो मायके आई बहन के लिए कवि ने क्या घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो देखिए परिताप का घर क्यों कहा है, तो ये कि कवि जो है देखिए कवि के क्या 4-5 भाई बहन थे। तो एक उसमें जो भाई यानी भवानी प्रसाद मिश्र वो स्वयं क्या है जेल में थे। ओके, जेल में थे। जब उनकी क्या माँ की जो बहन है मायके आएगी तो जब उसे पता चलेगा तो वो क्या खुशी से आएगी। ओके, और वहाँ क्या घर में सोचेगी मायके जाएगी तो बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसका जो एक भाई है वो जेल में है तो उसे क्या दुख होगा, इसलिए कवि ने क्या परिताप घर का, इसलिए मैंने समझा दिया आपको। इस बार समझ के रखना है, फिर अपनी लैंग्वेज में आप 2 से 3 लाइन बता सकते हैं, वही आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसे आप पढ़ के आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा पटकथा क्या होती है। पटकथा, पट यानी ये फिल्मों की बात हो रही, पटकथा क्या फिल्मों के लिए कहा गया है। यानी पट में कथा नहीं फिल्मों के लिए की बात बताइए, यानी जो फिल्म की जो आपने देखते होंगे मूवी देखते होंगे तो उसकी भी पूरी कहानी होती है, स्क्रिप्टेड होती है, पूरी कहानी होती है। तो उसको भी कोई ना कोई क्या है कोई लिखता होगा पहले, इस प्रकार से पूरा बनाता होगा कि इस मिनट में ये कहा जाएगा, ओके ये सीन रहेगा, वो आपका पटकथा कहलाता है। यानी फिल्मों के लिए जो राइटिंग वाला काम किया जाता है, उसको कहानी को जो लिखने का काम करता है वही आपका पटकथा कहलाता है। लिखने का तरीका यही ऊपर रहने वाला है। पटकथा किसी फिल्म या दूरदर्शन कार्यक्रम की पटकथा लेखन द्वारा लिखा गया एक कच्चा चिट्ठा होता है। यह मूल रूप से लिखा जाता है और किसी उपन्यास या कहानी के लिए भी तैयार किया जाता है। इसमें संवाददाताओं के बीच होने वाली घटनाओं दृश्यों का ब्यौरा होता है। इसमें यही बताता है कि कौन हीरो क्या किससे कब कहेगा, और जब वो कह रहा है उस बात को तो पीछे उनका बैकग्राउंड क्या चलेगा, ओके कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा, मतलब हर चीज में लिखी रहती है। ओके, अंग्रेजी में से क्या स्क्रीन प्ले कहा जाता है। जैसे प्रयोगवाद की आपको विशेषता है, छायावाद, व्यक्तिवाद, प्रयोगवाद, तीनों को तैयार करके रखना है। और 2-2 बस आपको विशेषता तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये आपकी विशेषताएं और क्या है प्रमुख कवि उनकी रचनाएं दी हुई है। इसके बाद दोस्तों आपको जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जीवनी में क्या होता है, जीवनी किसी महापुरुष पर लिखी जाती है और कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। ओके, आत्मकथा में क्या है
लेखक है स्वयं अपने बारे में आत्मकथा यानी अपनी कथा, आत्मकथा यानी अपनी कथा लिखता है। ओके, अब जीवनी क्या है, एक महापुरुष के ऊपर लिखी जा रही है, महान व्यक्ति के ऊपर लिखी जा रही है, तो हमेशा क्या है सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है, क्योंकि अपने बारे में लिख रहा है। जैसे मैं अपने बारे में लिखूं तो मैं अपनी बुराई थोड़ी बताऊंगा, अपनी अच्छाई लिखूंगा, क्योंकि झूठी बातें भी लिख सकता हूँ अपने बारे में। ओके, तो जीवनी क्या है प्रेरणादायक होती है, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। अब क्योंकि महापुरुष के ऊपर लिखी जा रही है तो मैं मोटिवेशन तो मिलेगा ही, क्योंकि आत्मकथा में प्रेरणा मिले मोटिवेशन मिले जरूरी नहीं है। इस प्रकार से दिया है, 2 आपको पॉइंट तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट, रेणाजी पानी किसे कहते हैं? तो रेणाजी पानी क्या होता है? धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में ना मिलने वाला पानी आपका रेणाजी पानी कहलाता है। बस इतना ही आपकी परिभाषा, इतना ही बस 2 लाइन 1 लाइन में याद कर लीजिएगा कि धरातल से नीचे उतरा यानी धरती से नीचे चला गया, लेकिन पाताल वाला जो तल होता है उससे ना मिले, बीच में फंसा रह जाए। धरातल और आपके पाताल के बीच में जो पानी फंस जाए वो आपका रेणाजी पानी कहलाता है। पालर पानी किसे कहते हैं? तो पालर का पानी का मतलब ये होता है कि वर्षा से सीधे रूप से मिलने वाला पानी, जो मैं वर्षा से सीधे जो पानी हमें मिल जाता है, ओके, वो हमारा क्या है पालर पानी कहलाता है। तो बरसात का सीधे रूप से मिलने वाला जल का यह जल जो बहकर नदी तालाब आदि में एकत्रित हो जाता है वो आपका क्या है पालर पानी कहलाता है। जैसे बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे और क्यों लिखी? तो बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी तादुस को कोलकाता में रहने वाले बंधु जो उनसे कम उम्र के में 1 वर्ष बड़े थे, उम्र से 1 वर्ष बड़े थे, को लिखी। यह चिट्ठी बेबी हालदार ने तादुस के कहने पर बंधु द्वारा भेजी गई चिट्ठी का क्या जवाब दिया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, कुई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है? तो कुई की जो चिनाई है कई तरीकों से की जाती है, इसमें ईंटों के द्वारा, कीप की घास में से बने मोटी रस्सों द्वारा, लकड़ी के लंबे लट्ठों इत्यादि से करी जाती है। ये सभी आपको प्रीवियस में आ चुके हैं तो उनको मैंने कवर किया है। इस बार से दोस्तों मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन बताए हैं जिन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा भी आपको कुछ जो टॉपिक पढ़ना है, जैसे पत्र लेखन का है तो वो आपको अलग से वीडियो देख लीजिए, पत्र लेखन में आपको तैयार कर लीजिएगा तो वहाँ से 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। निबंध लेखन बता दिए कौन से आपको निबंध तैयार करना है, उससे आप 4 नंबर पक्का कर लेंगे। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास 11 वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ से जाकर देखिए क्रम से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो पत्र लेखन, निबंध लेखन, आप पढ़े तो गद्यांश पद्यांश है और आपका कवि परिचय, लेखक परिचय, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ये 3-4 जो टॉपिक है ये आप थोड़ा अलग से पढ़ लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर वो टॉपिक पढ़ लीजिएगा, वस्तुनिष्ठ और बता दूंगा, तो आप यहाँ से क्या है फुल स्कोर अभी भी कर सकते हैं। सभी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो अभी दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।